कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर जोसेफ से। वह अपने घर में अकेला बैठा किसी को एक खत लिख रहा होता है। खत पूरा करने के बाद वह शांत कदमों से अपने कमरे में जाता है और कुछ ही पल बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। इसके तुरंत बाद हमें उसी कमरे में 5 लोगों का एक रहस्यमयी गैंग दिखाई देता है। वे सभी चुपचाप बैठे होते हैं, मानो किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि उनके बारे में कुछ पता चले, सीन सीधे कट हो जाता है। अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ती है। एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक बस आकर रुकती है। बस का कंडक्टर घबराया हुआ पुलिस वालों को बताता है कि बस में एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन चोरी हो गई है। उस महिला को शक है कि उसके बगल में बैठी 2 महिलाओं ने ही चोरी की है। पुलिस पूरी बस की तलाशी लेती है, लेकिन चेन कहीं नहीं मिलती। तभी एसआई रविशंकर उन दोनों महिलाओं से कहता है, अगर तुम लोगों ने चेन ली है तो अभी वापस कर दो, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे सीआई साहब आ गए तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। दोनों महिलाएं बार बार यही कहती हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इतने में पुलिस स्टेशन में सीआई हरिशंकर की एंट्री होती है। हरिशंकर का स्वभाव बेहद गुस्सैल है। जैसे ही उसे चोरी के बारे में पता चलता है, वह पहली महिला से चेन वापस करने को कहता है। महिला रोते हुए बताती है कि उसने चोरी नहीं की और वह प्रेग्नेंट भी है। लेकिन हरिशंकर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में उसे मारना शुरू कर देता है। यह देखकर दूसरी महिला डर जाती है और तुरंत सच कबूल कर लेती है। वह कहती है कि चेन उसी ने चुराई थी और तुरंत चेन निकालकर वापस कर देती है। केस सुलझने के बाद हरिशंकर अपने स्टाफ पर बुरी तरह भड़क जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, इतना आसान केस भी तुम लोगों से हल नहीं हुआ। अगर दिमाग नहीं चलता तो पुलिस की नौकरी क्यों कर रहे हो? उसका गुस्सा देखकर सभी पुलिसकर्मी डर जाते हैं। इसी बीच एसआई रविशंकर चुपके से डीवाईएसपी को फोन करके पूरी घटना बता देता है। वह कहता है कि हरिशंकर ने एक प्रेग्नेंट महिला को बुरी तरह मारा है और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा विभाग मुश्किल में पड़ जाएगा। डीवाईएसपी तुरंत हरिशंकर को फोन करता है, लेकिन हरिशंकर उसे भी साफ शब्दों में कह देता है कि उसे अपना काम सिखाने की जरूरत नहीं है। अब हरिशंकर समझ चुका था कि उसके ही किसी आदमी ने उसकी शिकायत की है, इसलिए वह सभी पुलिस वालों को लाइन में खड़ा करके चेतावनी देता है, अगर आगे से किसी ने भी मेरी चुगली की तो उसकी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उसे पता होता है कि शिकायत किसने की है, लेकिन वह उस समय किसी का नाम नहीं लेता। कुछ देर बाद चंद्रू नाम का एक बस कंडक्टर पुलिस स्टेशन आता है। वह हरिशंकर से कहता है कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। इसी वजह से वह अपनी बेटी को जन्मदिन पर दी हुई सोने की चेन गिरवी रखने गया था, लेकिन ज्वेलरी शॉप वाले कह रहे हैं कि चेन नकली है, जबकि उसे पूरा यकीन है कि चेन असली थी। हरिशंकर को यह मामला थोड़ा अजीब लगता है। वह खुद चंद्रू के साथ अस्पताल जाता है, जहां उसकी बीमार पत्नी भर्ती होती है और उसकी बेटी भी वहीं मौजूद होती है। हरिशंकर लड़की से कुछ सवाल पूछता है। उसकी बातों और हाव भाव से ही उसे महसूस हो जाता है कि लड़की कुछ छिपा रही है। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद आखिरकार लड़की टूट जाती है और मान लेती है कि वह एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। यहीं से हरिशंकर को शक हो जाता है कि मामला सिर्फ एक चेन का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े अपराध का है। हरिशंकर को अब पूरा यकीन हो चुका था कि मामला सिर्फ एक सोने की चेन का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वह तुरंत उस चेन की फोटो अपने पुलिस स्क्वाड ग्रुप में भेजता है और सभी अधिकारियों को आदेश देता है कि शहर की हर ज्वेलरी शॉप में जाकर पता लगाया जाए कि यह चेन आखिर कहां से आई है। शुरुआत में सभी पुलिसकर्मी सोचते हैं कि पूरे शहर में एक चेन ढूंढना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वे जानते थे कि अगर हरिशंकर खुद जांच करने निकल पड़ा तो उनकी खैर नहीं होगी। इसलिए पूरी टीम अलग अलग इलाकों में जाकर पूछताछ शुरू कर देती है। काफी तलाश के बाद पुलिस को उसी डिजाइन की कई और चेन मिल जाती है, जिन्हें कुछ समय पहले अलग अलग दुकानों पर गिरवी रखा गया था। सभी चेन पुलिस स्टेशन लाई जाती हैं। हरिशंकर एक एक चेन को ध्यान से देखता है और तभी उसकी नजर एक ऐसी चेन पर पड़ती है जिसे वह पहचान जाता है। यह वही चेन थी जो कभी इंस्पेक्टर जोसेफ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। बिना देर किए हरिशंकर सीधे जोसेफ के घर पहुंचता है। वह लड़की को चेन दिखाकर पूछता है, क्या यह चेन तुम्हारी है? लड़की कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, हाँ, कुछ बदमाशों ने यह चेन मेरे गले से छीन ली थी। हरिशंकर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वह सच नहीं बोल रही, लेकिन वह उस समय उससे ज्यादा सवाल नहीं करता और चुपचाप वहां से लौट आता है। शाम को बस कंडक्टर चंद्रू फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। हरिशंकर उससे कहता है,
कल अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। चंद्रू पूछता है, क्या उसे लाना जरूरी है? इस पर हरिशंकर गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी। फिर वह बताता है कि लड़की एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी। उस लड़के ने उसका भरोसा जीतकर उसकी निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बाद में उसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से लड़की को अपनी चेन गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन चंद्रू को हरिशंकर की बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हरिशंकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी अभी सिर्फ 17 साल की है और शायद डर की वजह से सच नहीं बता पा रही। लेकिन चंद्रू फिर भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और बिना बेटी को लाए ही वहां से चला जाता है। इसी बीच डीवाईएसपी साहुल हरिशंकर को अपने ऑफिस बुलाता है। वह कहता है कि अब इस केस की जांच कोई और अधिकारी करेगा। हरिशंकर को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद साइबर ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, लेकिन हरिशंकर साफ मना कर देता है। वह कहता है, जब तक यह केस खत्म नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी गीता को पूरी बात बताता है। दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। फोन पर खबर मिलती है कि चंद्रू की बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनते ही हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो चंद्रू गुस्से से उस पर टूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, अगर तुम मेरी बेटी से वह सब बातें नहीं करते तो आज वह जिंदा होती। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। लेकिन हरिशंकर शांत रहते हुए जवाब देता है, तुम्हारी बेटी ने अपनी जान मेरी वजह से नहीं बल्कि उन दरिंदों की वजह से दी है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहने के बाद वह लड़की की लाश को देखता है। उसी पल उसके सामने उसकी अपनी बेटी की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे घबराहट होने लगती है, सांस तेज चलने लगती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। साथ ही पुलिसकर्मी तुरंत उसे वहां से हटाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही गीता समझ जाती है कि कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है। हरिशंकर बार बार अपनी बेटी का नाम लेने लगता है। यहीं से कहानी हमें एक दर्दनाक फ्लैशबैक में ले जाती है। उस समय हरिशंकर एक बेहद ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी था। एक दिन उसे पता चलता है कि सत्य नाम का एक अपराधी कई नाबालिग लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसा रहा है। वह भरोसा जीतकर उन्हें बेहोश कर देता और उनकी निजी रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। इन पीड़ितों में एएसआई थॉमस की बेटी भी शामिल थी। जब यह सच थॉमस के सामने आता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और सत्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कब्जे से एक लैपटॉप भी बरामद होता है। हरिशंकर जब उस लैपटॉप की जांच शुरू करता है तो उसे कई लड़कियों से जुड़े सबूत मिलते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी रिकॉर्डिंग पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रिकॉर्डिंग उसकी अपनी बेटी नीला की थी। यह देखकर हरिशंकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी भी उसी अपराधी का शिकार बन चुकी है। दर्द, गुस्से और बेबसी में उसका खुद पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। वह जेल में बंद सत्य पर टूट पड़ता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। उधर घर पर गीता अपनी बेटी नीला को संभालने की कोशिश कर रही होती है। रोते हुए नीला बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसे एक पेय पिलाया गया था और जब उसे होश आया तब सब कुछ बदल चुका था। गीता उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। असली अपराधी वह इंसान है जिसने उसका भरोसा तोड़ा। लेकिन नीला खुद को इस सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। कुछ देर बाद हरिशंकर घर लौटता है। वह अपनी बेटी से बात करना चाहता है, लेकिन नीला अपने कमरे का दरवाजा बंद कर चुकी होती है। हरिशंकर बार बार दरवाजा खटखटाता है, उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वह दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी इकलौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उस पल ने हरिशंकर की पूरी जिंदगी बदल दी। उसी दिन से उसे बार बार पैनिक अटैक आने लगे और वह अंदर ही अंदर टूटता चला गया। कुछ समय बाद गीता अपनी एक दोस्त से कहती है कि अब उसके लिए हरिशंकर के साथ रहना आसान नहीं है। उसे लगता है कि अगर उस दिन गुस्से में वह कदम नहीं उठाया गया होता तो शायद हालात कुछ और होते।
दूसरी तरफ हरिशंकर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। इसी बीच एसआई थॉमस जेल से रिहा हो जाता है। असलियत यह थी कि सत्य की मौत हरिशंकर के हाथों हुई थी, लेकिन पूरे विभाग को बचाने के लिए थॉमस ने वह इल्जाम अपने सिर ले लिया और खुद जेल चला गया। जब हरिशंकर उससे मिलने पहुंचता है तो थॉमस मुस्कुराकर कहता है, जिस इंसान ने हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की, उसे उसके अंजाम तक पहुंचना ही था। अगर तुम नहीं करते तो शायद मैं करता। मैंने सिर्फ तुम्हें और पूरे विभाग को बचाने के लिए यह इल्जाम अपने ऊपर लिया। थॉमस की बातें सुनकर हरिशंकर की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि थॉमस ने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जेल से बाहर निकलते ही थॉमस की जिंदगी एक बार फिर बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। हरिशंकर अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि चंद्रू की बेटी की मौत और जोसेफ के सुसाइड के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसी दौरान एएसआई थॉमस जेल से रिहा होकर अपने घर लौटता है। रात का समय था। थॉमस और उसकी पत्नी आराम से बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खोलते ही उनके सामने 5 युवक युवतियां खड़े होते हैं। वे खुद को उनकी बेटी एलिस के पुराने स्कूल फ्रेंड्स बताते हैं। उनमें 2 लड़कियां थीं, एना और सेलिन, जबकि 3 लड़के थे, क्रिस्टी, लैंस और उनका साथी। शुरुआत में वे सभी बहुत मासूम बनकर बात करते हैं। थॉमस उन्हें घर के अंदर बुला लेता है। कुछ देर बाद एना और सेलिन किचन में जाकर नींबू पानी बनाती है, लेकिन इसी दौरान वे चोरी छिपे उस नींबू पानी में जहर मिला देती हैं। थॉमस और उसकी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। दोनों जैसे ही वह नींबू पानी पीते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन मरने से पहले थॉमस को उन लोगों पर शक हो जाता है। वह एक पुरानी ग्रुप फोटो निकालकर उनसे पूछता है, अगर तुम सच में मेरी बेटी के दोस्त हो तो बताओ, इसमें इंग्लिश टीचर कौन है? यह सवाल सुनते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब थॉमस समझ चुका था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी क्रिस्टी अपने मोबाइल में सत्य की फोटो दिखाकर कहता है, इसे पहचानते हो? यह हमारा दोस्त था और इसकी मौत की वजह तुम हो। थॉमस गुस्से में उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जहर अपना असर दिखाने लगता है। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। मरने से पहले थॉमस की पत्नी किसी तरह सच बता देती है कि सत्य को थॉमस ने नहीं, हरिशंकर ने मारा था। बस यही वह पल था जब इस गैंग का असली निशाना बदल जाता है। अब उनका अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीआई हरिशंकर था। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह हरिशंकर मौके पर पहुंचता है। बाकी अधिकारियों को यह मामला आत्महत्या जैसा लगता है, लेकिन हरिशंकर एक नजर में समझ जाता है कि यह साफ साफ मर्डर है। वह कमरे का बारीकी से निरीक्षण करता है। उसे 5 गीले गिलास दिखाई देते हैं। डस्टबिन में ताजा निचोड़े हुए नींबू पड़े होते हैं। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए हरिशंकर समझ जाता है कि हत्यारे छत के रास्ते भागे हैं, यानी यह पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी। अब हरिशंकर इस गैंग तक पहुंचने के लिए हर छोटी बड़ी कड़ी जोड़ना शुरू कर देता है। एएसआई थॉमस और उसकी पत्नी की हत्या के बाद हरिशंकर पूरी तरह समझ चुका था कि यह कोई साधारण गैंग नहीं है। ये लोग अपने दुश्मनों को बहुत सोच समझकर निशाना बनाते हैं और अपने पीछे लगभग कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब हरिशंकर इस पूरे केस की हर कड़ी को जोड़ने लगता है। उसे सबसे पहले याद आती है जोसेफ की बेटी। वह एक बार फिर उसके घर पहुंचता है और इस बार सख्ती से पूछताछ करता है। हरिशंकर कहता है, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे सच पता करना ही है। लड़की कुछ देर तक चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार वह सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि कुछ लड़कों ने उसे अपने जाल में फंसाया था। पहले दोस्ती की, फिर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। बाद में उसी वीडियो के दम पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा। डर और बदनामी के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसे अपनी सोने की चेन तक गिरवी रखनी पड़ी।
अब हरिशंकर को यकीन हो जाता है कि चंद्रू की बेटी का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही था। यानी यह गैंग सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। इसी बीच पुलिस को तीसरी चेन का सुराग भी मिल जाता है। वह चेन एक लड़की के पास मिली थी। हरिशंकर उससे पूछता है, यह चेन तुम्हारे पास कहां से आई? लड़की बताती है कि वह एक शॉपिंग मॉल में काम करती है। करीब 3 महीने पहले एक ग्राहक ट्रायल रूम में जीन्स बदलकर गया था। बाद में उसी जीन्स की जेब से यह चेन मिली थी। यह सुनते ही हरिशंकर तुरंत उस मॉल में पहुंच जाता है। वह वहां के कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। घंटों फुटेज देखने के बाद आखिरकार एक लड़की कैमरे में दिखाई देती है। वही लड़की जीन्स बदलकर बाहर निकल रही थी। उसका नाम था ऐना। अब हरिशंकर के हाथ पहली बार किसी संदिग्ध का चेहरा लग चुका था। दूसरी तरफ ऐना और उसके बाकी साथी लगातार हरिशंकर पर नजर रखे हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि पुलिस अब उनके काफी करीब पहुंच चुकी है। क्रिस्टी चाहता था कि मौका मिलते ही हरिशंकर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐना उसे रोक देती है। वह कहती है, अगर अभी हमला किया तो पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। पहले यहां से निकलते हैं। इसके बाद पूरी गैंग बेंगलुरु लौटने का फैसला करती है। उनका प्लान था कि कुछ दिन शांत रहेंगे और फिर सही समय देखकर हरिशंकर को मार देंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार हरिशंकर भी उनके पीछे पीछे बेंगलुरु आने वाला है। हरिशंकर अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी जानकारी देता है। वह बताता है कि ऐना का लिंक बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है और अगर उसे पकड़ लिया गया तो पूरी गैंग बेनकाब हो जाएगी। परमिशन मिलते ही हरिशंकर अपनी टीम के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाता है। वह शहर के कई क्लब, पब और नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर ऐना के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। उधर ऐना और उसकी गैंग बेफिक्र होकर पार्टी कर रही होती है। वे नशे में डूबे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हरिशंकर को कैसे खत्म किया जाए। रात होते ही हरिशंकर को उसकी टीम से एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि ऐना को शहर के एक क्लब में देखा गया है। यह खबर मिलते ही हरिशंकर बिना एक पल गंवाए अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ऐना की नजर हरिशंकर पर पड़ती है, वह तुरंत वहां से भाग निकलती है। पूरा शहर मानो एक हाई स्पीड चेज में बदल जाता है। लेकिन हरिशंकर पहले से तैयार था। उसकी टीम ने मौका मिलते ही ऐना की कार पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। अब चाहे ऐना कहीं भी जाती, उसकी लोकेशन पुलिस के पास लगातार पहुंच रही थी। उधर ऐना रास्ते में ही क्रिस्टी को फोन करके बता देती है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। क्रिस्टी उसे किसी तरह बचकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। भागते भागते ऐना की कार का संतुलन बिगड़ जाता है और सामने से आ रहे एक भारी वाहन से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही ऐना की मौत हो जाती है। पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। ऐना की मौत की खबर सुनते ही क्रिस्टी और उसके बाकी साथी अस्पताल पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने पर वे शोक मनाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और ही था। उन्हें डर था कि पोस्टमार्टम या पुलिस जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत न मिल जाए जिससे पूरी गैंग बेनकाब हो जाए। उधर हरिशंकर पहले ही डॉक्टर को सतर्क कर चुका था। उसने डॉक्टर से कहा था, अगर ऐना की लाश देखने कोई संदिग्ध व्यक्ति आए तो तुरंत मुझे सूचना देना। जैसे ही डॉक्टर उन लोगों को देखती है, वह तुरंत हरिशंकर को फोन कर देती है। फोन मिलते ही हरिशंकर बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाता है। हरिशंकर को सामने देखकर क्रिस्टी और उसके साथी बौखला जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा अस्पताल रणभूमि बन जाता है। चारों तरफ मारपीट शुरू हो जाती है। शुरुआत में संख्या ज्यादा होने की वजह से हरिशंकर पर भारी दबाव पड़ता है। उसे कई गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह पलटवार करना शुरू करता है। अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग और अनुभव के दम पर वह अकेले ही गैंग के कई सदस्यों को बुरी तरह घायल कर देता है। यह लड़ाई फिल्म के सबसे दमदार एक्शन सीन्स में से एक बन जाती है। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर डॉक्टर भी गैंग को रोकने की कोशिश करती है। गुस्से में अपराधी उस पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। डॉक्टर किसी तरह खुद को संभालते हुए अस्पताल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। अलार्म बजते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है।
पुलिस का बैकअप आने से पहले ही क्रिस्टी और उसके साथी वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे उस बेचारी डॉक्टर का गला भी काट देते हैं। हरिशंकर उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन वह खुद इतना घायल हो चुका था कि कुछ कदम चलने के बाद वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब हरिशंकर को होश आता है तो वह सबसे पहले डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि ऐना और सेलिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में रह चुकी थीं, लेकिन वहां इलाज कराने के बजाय वे ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा बन गई थीं। यहीं से हरिशंकर की जांच एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग या हत्या का मामला नहीं है। इसके पीछे ड्रग्स, यौन शोषण और संगठित अपराध का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हरिशंकर अब इस गैंग की जड़ तक पहुंचने का फैसला कर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अस्पताल में हुए हमले के बाद हरिशंकर को यकीन हो चुका था कि वह किसी छोटे मोटे गैंग से नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और संगठित अपराधी नेटवर्क से भिड़ चुका है। अब उसे इस पूरे केस की शुरुआत तक पहुंचना था। इसी सिलसिले में वह बेंगलुरु के एक पुलिस अधिकारी से मिलता है, जो ऐना, सेलिन और श्याम के पुराने रिकॉर्ड निकाल कर लाता है। फाइल देखने के बाद एक कांस्टेबल हरिशंकर को करीब 8 महीने पुरानी घटना के बारे में बताता है। उस दिन श्याम, ऐना और सेलिन एक बस में सफर कर रहे थे। उनके पास लगभग 1 किलो ड्रग्स था, जिसे वे दूसरे शहर पहुंचाने वाले थे। लेकिन रास्ते में किसी यात्री ने उनकी हरकतों पर शक कर लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर जोसेफ मौके पर पहुंचा और तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में सबको लगा कि जोसेफ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है और अब तीनों सीधे जेल जाएंगे, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। तीनों को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा था। रास्ते में जोसेफ ने उनके पास से बरामद ड्रग्स में से खुद भी नशा करना शुरू कर दिया। यह देखकर श्याम समझ गया कि जोसेफ पूरी तरह भ्रष्ट इंसान है। उसने जोसेफ से कहा, अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें जितने चाहो उतने पैसे देंगे। लेकिन जोसेफ के इरादे कुछ और ही थे। वह हंसते हुए बोला, पैसे तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए। इसके बाद वह जीप को सुनसान जंगल की तरफ मोड़ देता है। वह श्याम को हथकड़ी लगाकर एक पेड़ से बांध देता है ताकि वह कुछ भी न कर सके। फिर वह ऐना और सेलिन के साथ बेहद घिनौना अपराध करता है। श्याम बेबस होकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता रहता है। वह चिल्लाता है, रोता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन जोसेफ पर कोई असर नहीं पड़ता। उस दिन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यही वह घटना थी जिसने श्याम के अंदर बदले की आग जला दी। कुछ महीनों बाद उसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जोसेफ को ढूंढ निकाला और आखिरकार उसी ने जोसेफ को उसकी मौत तक पहुंचा दिया। अब हरिशंकर को समझ आ चुका था कि जोसेफ की आत्महत्या के पीछे कितना भयानक सच छिपा हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि श्याम और उसकी गैंग निर्दोष थे। जोसेफ से बदला लेने के बाद उन्होंने वही दरिंदगी दूसरी मासूम लड़कियों के साथ शुरू कर दी। वे लड़कियों को नशा देकर उनकी वीडियो बनाते, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते और पैसों के लिए उनका इस्तेमाल करते। यानी जो लोग कभी खुद पीड़ित थे, वही आगे चलकर दूसरों के लिए दरिंदे बन गए। हरिशंकर तुरंत ये पूरी जानकारी डीवाईएसपी साहुल और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देता है। इसके बाद पुलिस फिर से बस कंडक्टर चंद्रू को बुलाती है। हरिशंकर उसे श्याम की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इस लड़के को पहले कभी देखा है? चंद्रू फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है। वह बताता है कि जिस दिन उसकी बेटी बस में सफर कर रही थी, उसी दिन कुछ लड़के बस के अंदर खुलेआम ड्रग्स ले रहे थे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मजबूर होकर उसने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर जोसेफ मौके पर पहुंचे और उन सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। यहीं से हरिशंकर के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि इस पूरे खेल की शुरुआत उसी बस वाली घटना से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि क्रिस्टी और उसके बाकी साथी अब भी जिंदा थे और उनका अगला निशाना हरिशंकर और उसका परिवार बनने वाला था। इसी बीच हरिशंकर को एक बात का एहसास होता है।
अगर गैंग अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर रही है तो अगला निशाना बस कंडक्टर चंद्रू भी हो सकता है। वह तुरंत अपने एक भरोसेमंद पुलिस अधिकारी को फोन करता है और आदेश देता है, चंद्रू पर 24 घंटे नजर रखो, उसकी जान को खतरा है। लेकिन पुलिस जब तक उसके घर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें पता चलता है कि चंद्रू अपनी ड्यूटी के लिए बस स्टैंड निकल चुका है। उधर हरिशंकर खुद भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक क्रिस्टी और उसके साथी चंद्रू को घेर लेते हैं। हरिशंकर पूरी कोशिश करता है कि समय रहते वहां पहुंच जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही अपराधी चंद्रू की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये एक और ऐसी मौत थी जिसे हरिशंकर चाहकर भी नहीं रोक पाया। चंद्रू की हत्या के बाद हरिशंकर समझ जाता है कि अब उसके परिवार की बारी है। वह तुरंत गीता के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गीता अपने पिता के घर गई हुई है। यह सुनते ही हरिशंकर के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अपराधी वहीं पहुंचेंगे। उसी समय क्रिस्टी हरिशंकर को वीडियो कॉल करता है। वह हंसते हुए कहता है, अगर अपने परिवार को बचाना है तो जल्दी पहुंच जाओ। हरिशंकर बिना एक पल गंवाए पूरी रफ्तार से गीता के पिता के घर की ओर निकल पड़ता है। उधर गीता के पिता को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। वह अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालते हैं और पूरे साहस के साथ अपराधियों का सामना करते हैं। कुछ देर तक दोनों तरफ से संघर्ष चलता है, लेकिन आखिरकार अपराधी उन पर भारी पड़ जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। यह देखकर गीता किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर क्रिस्टी उसे पकड़ लेता है। वह गीता को बेरहमी से पीटता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर छोटी बच्ची मिन्नू जंगल की तरफ भाग जाती है। क्रिस्टी और उसके बाकी साथी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। मिन्नू डर के मारे जंगल के अंदर बनी एक पुरानी झोपड़ी में छिप जाती है। चारों अपराधी उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वे झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे मिन्नू को पकड़ने वाले होते हैं, उसी समय हरिशंकर वहां पहुंच जाता है। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक और दमदार फाइट। चारों अपराधी मिलकर हरिशंकर पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार हरिशंकर सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, वह एक पिता, एक पति और इंसाफ के लिए लड़ने वाला इंसान बन चुका था। अपनी पूरी ताकत से वह एक एक करके सभी अपराधियों को बुरी तरह पीट देता है। आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला खत्म होता हुआ दिखाई देता है। कुछ महीने बाद अब हरिशंकर और गीता फिर से साथ रहने लगे हैं। आज उनकी छोटी बेटी मिन्नू का जन्मदिन है। घर में खुशियों का माहौल है। इसी दौरान डीवाईएसपी साहुल वहां पहुंचते हैं। वह हरिशंकर से पूछते हैं, क्या तुमने आज की खबर देखी? हरिशंकर मना कर देता है। तब साहुल उसे टीवी पर न्यूज दिखाते हैं। खबर में बताया जाता है कि कल ही जेल से रिहा हुए क्रिस्टी और उसके तीनों साथी आज रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए हैं। सभी की मौत ड्रग्स लेने के तुरंत बाद हुई। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद फिल्म हमें आखिरी फ्लैशबैक दिखाती है। जेल से बाहर निकलते ही चारों अपराधी फिर से ड्रग्स लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनके मुंह और नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। तभी उनके सामने एक शख्स आता है। वह कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर होता है। तब पता चलता है कि हरिशंकर ने पहले ही उनके पास पहुंचने वाले ड्रग्स में जहर मिलवा दिया था। यही जहरीला ड्रग्स उनकी मौत की वजह बनता है। इस तरह हरिशंकर अपनी बेटी चंद्रू, थॉमस और उन सभी मासूम लड़कियों के साथ हुए अन्याय का बदला अपने तरीके से पूरा कर देता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह फिल्म एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें,